जब किसी इंसान के साथ कोई अपराध होता है तो वह उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, एफआईआर दर्ज होती है और इंसाफ की उम्मीद करता है। लेकिन वही अपराध, वही आरोप यदि किसी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी पे हो या किसी एडिशनल एसपी की वाइफ के खिलाफ हो तो सोचना लाजमी है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं। बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आज आपके सामने पोस्ट कर रहा हूं, और यह वीडियो मैं मेरे तमाम उन पुलिस अधिकारियों को, तमाम उन पुलिस कर्मियों को जो कि मेरी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल है, मैं उन्हें व्हाट्सएप पे भेजूंगा। और साथ ही आप तमाम साथियों से यह निवेदन करूंगा कि जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आप करप्शन के खिलाफ है, यदि आप धोखाधड़ी के खिलाफ है और आप उम्मीद करते हैं कि सिस्टम से इंसाफ मिलना चाहिए, तो हर ग्रुप के अंदर यह वीडियो शेयर करेंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। पिछले 2-3 दिन से हम अखबार में खबर पढ़ रहे हैं, 15 थानेदार गिरफ्तार किए गए। मालूम है वो 15 थानेदार क्यों गिरफ्तार किए गए? क्योंकि पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका थी और उन्हीं पेपर लीक आधार पर वह थानेदार बने और थानेदार की ट्रेनिंग ले रहे थे। और 2 दिन से वह खबर प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है। लेकिन एक ऐसा ही मामला उदयपुर का था जिसमें साल 2022 में एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने को आज 18 महीने बीत गए हैं, लेकिन उस एफआईआर पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि एफआईआर में जो आरोपी है उसमें एक एडिशनल एसपी साहब की वाइफ है, तो दूसरे रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर है। अब जब पुलिस अनुसंधान अधिकारी को कार्रवाई करनी हो अपने ही विभाग के बड़े आला अधिकारी के परिवारजन के खिलाफ, तो सोचना लाजमी है कि इंसाफ कैसे मिलेगा। साथियों, पूरी बात से आपको वाकिफ कराऊंगा कि उदयपुर में एक कोचिंग सेंटर जो कि रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर द्वारा खोला गया, उन रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर के साथ जो एडिशनल एसपी साहब है उनकी वाइफ भी इनमें शामिल थी। इन्होंने उदयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर खोला और 100% गारंटी देते हुए कि यदि भर्ती नहीं हुई थानेदार के पद पे तो आपको आपकी फीस वापस मिलेगी, और इस उम्मीद के साथ कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि एडिशनल एसपी साहब की वाइफ चला रही है, जिसमें वह खुद आ रहे हैं और रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर उसमें मौजूद है। इसके अलावा जिस कोचिंग के अंदर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन बताया जाता है, उनके फोटोग्राफ पब्लिश करके विज्ञापन किया जाता है, तो युवा कैसे उम्मीद न करे कि इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो हमारा 100% थानेदार पद पर भर्ती हो ही जाएगी। और तो और देखिए कि एग्रीमेंट साइन किया गया कि आपकी अगर पूरी प्रक्रिया का पालन करोगे, हम जो फीस कह रहे हैं वो फीस दोगे, हम जो जो नियम कायदे कानून बता रहे हैं उन नियम कायदे कानून में रहोगे, तो आपकी थानेदार पद पर 100% भर्ती निश्चित है। नहीं हुई तो पूरी फीस रिटर्न। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन तमाम उदयपुर के युवाओं ने, उन उदयपुर संभाग के तमाम युवाओं ने कोचिंग सेंटर के अंदर एडमिशन लिया, एग्रीमेंट साइन हुए, और एग्रीमेंट साइन होने के बाद उन्होंने तल्लीनता के साथ पढ़ाई की, उनके हर नॉर्म्स को पूरा किया। बच्चों को विश्वास था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए जो फीस उनके जेब में नहीं थी ना, ब्याज पे उठा के लाए, और इस कारण उठा के लाए कि यदि हमारी भर्ती हो गई तो ठीक है, अगर भर्ती नहीं हुई तो हमको पैसा वापस मिलेगा, हम पैसा वापस दे देंगे, केवल हमको ब्याज ही तो भरना पड़ेगा। ऐसे युवा जो ग्राम देहात के थे, जिन्होंने सपना देखा सब इंस्पेक्टर की कैप का, अपने कंधे पे 2 स्टार का सपना लेके उन बच्चों ने अपने माँ बाप से बोल के पैसा अरेंज किया और उन कोचिंग सेंटरों में जमा कराया, और जमा कराने के बाद उनकी पूरी प्रक्रिया का पालन किया। और होता क्या है, उनकी भर्तियां नहीं हो पाती है, और उनकी भर्तियां नहीं होने पाने पर उन लोगों ने उस कोचिंग सेंटर के संस्थापक के पास जाकर उनके
हिरणमंगरी थाने क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर पर जाकर, उनके जोधपुर स्थित कोचिंग सेंटर पर जाकर बार बार हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि साहब हमें हमारा पैसा दे दो। लेकिन वो थे कौन? वो एडिशनल एसपी साहब के परिवारजन थे, जिनके कान पे जू नहीं रहेगी। और एक लंबा समय बीतने के बाद आखिर उन युवाओं ने सोचा कि हम कानूनी कार्रवाई में जाए। एक युवा ने एफआईआर दर्ज करवाई हिरणमंगरी थाने के अंदर 387/2021 एफआईआर दे दी गई। उसके बाद कुछ युवाओं ने मिलकर संपर्क किया और इस मामले में हमने खुद एडिशनल एसपी साहब से निवेदन किया कि आप पुलिस के आला अधिकारी हैं, यदि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो हमें कतई अच्छा नहीं लगेगा, इस मामले को आप निपटा दीजिए, बच्चे परेशान हैं। एडिशनल एसपी साहब ने हमारी बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने 5-6 बच्चों को, 2-4 बच्चों को जो भी थे, उन्होंने उनका पेमेंट रिफंड किया। लेकिन कुछ बच्चों को उन्होंने पेमेंट रिफंड किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब किन्हीं बच्चों को सुनहरे सपने दिखाकर, कंधे पे 2 स्टार का सपना दिखाकर और अपने कोचिंग के अंदर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मार्गदर्शन बताकर फीस ली गई, उन बच्चों ने क्या किया? उन्होंने किया 25/7/2022 को उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक को इस बात की रिपोर्ट दी कि साहब हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है और धोखाधड़ी करने वाले कोई और नहीं है, आप ही विभाग के पुलिस के उच्चाधिकारी के परिजन हैं, कृपया रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, हम गरीब लोग हैं, हमको पैसा दिलाया जाए। अगर एसपी साहब चाहते तो उसी समय ऑर्डर कर सकते थे और चाहते तो फोन पे तुरंत ही एडिशनल एसपी साहब को फोन कर सकते थे कि मामले में एफआईआर दर्ज करने की जरूरत ही क्यों पड़े, पेमेंट रिफंड कर दो बच्चों को। लेकिन एसपी साहब ने जांच के लिए फाइल भेज दी हिरणमंगरी पुलिस थाने पर। और हिरणमंगरी पुलिस थाने के अधिकारी क्या करेंगे, क्योंकि सामने वाले तो आला कमान थे, तो कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद वही जो हमेशा होता है, जब कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट सुनती है और इन बच्चों के द्वारा एक 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल की गई। कहां पर? न्यायालय के अंदर। और न्यायालय ने संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य देखने के बाद एफआईआर का आदेश दिया। एफआईआर का आदेश कब दिया साथियों? 20/9/2022 को एफआईआर दर्ज हुई। 20/9/2022 को एफआईआर दर्ज हुई। 18 महीने हो गए। 18 महीने से ये बच्चे इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि जो पुलिस अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान कर रहे हैं वह अपने एडिशनल एसपी साहब के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें, वह उनके परिवारजन के खिलाफ कार्रवाई कैसे करें? क्यों? क्योंकि वे पुलिस के आला अधिकारी है। लगातार 16-17 महीने तक कोई कार्रवाई ना होने पर 156(3) के अंतर्गत सुपरविजन और प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए जब मामला कोर्ट में फाइल किया गया तो मामला यह सामने आया कि 1.25 साल के अंदर पुलिस ने केवल और केवल 41A का नोटिस दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को जब गंभीरता के साथ देखा गया तो जो आरोपी है उन आरोपियों ने न तो सेशन कोर्ट गए न हाई कोर्ट गए, क्योंकि उनको मालूम है अपने विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं, उनके मातहत अधिकारी ही जांच कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? 41A की पालना भी नहीं की, कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? हम वीआईपी हैं। और होता क्या है, इंसाफ की उम्मीद के अंदर ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे साथ आज इंसाफ होगा, कल इंसाफ होगा। पुनः एसपी साहब को रिपोर्ट भेजी गई कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मामला सामने आता है कि इस मामले के अंदर एफआईआर देने की तैयारी की जा रही है। आखिर एफआईआर क्यों नहीं दी जाए? क्योंकि कोई पुलिस थाना अपने एडिशनल एसपी साहब के परिवार पर कैसे कार्रवाई करेगा? एक रिटायर्ड आरपीएस ऑफिसर पर कैसे कार्रवाई करेगा? साथियों, चिंता का विषय है। इंसान को किसी आम आदमी से तकलीफ होती है तो वह सिस्टम के पास जाता है, लेकिन जब सिस्टम में बैठे हुए लोग ही इंसाफ के राह में रोड़ा बनेंगे तो इंसाफ कैसे होगा? ये जो लोग पीड़ित है ना, जिनके साथ कोचिंग के नाम पर, थानेदार बनाने के नाम पे फ्रॉड हुआ है, इनकी उम्र कितनी है? 20-25 साल। अभी 20-25 साल के युवा सिस्टम से कैसे लड़ेंगे?
वो सोचते हैं कि न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ कैसे होगा जब 18 महीने के अंदर 41A के नोटिस की पालना नहीं की गई? तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है? सीधी गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि न तो वो लोग सेशन कोर्ट गए, न वो लोग हाई कोर्ट गए, कोई पेंडिंग नहीं है। यदि पुलिस अनुसंधान अधिकारी चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन वो एफआईआर देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एफआईआर कोर्ट में आती है। एफआईआर किस बेस पे देते हो? एफआईआर प्रोटेस्ट होती है। लेकिन इंसान का जो भरोसा उठता है वो कानून व्यवस्था से उठता है, पुलिस व्यवस्था से उठता है। और इसीलिए हम जैसे लोगों को बोलना पड़ता है, चाहे वो आवाज सिस्टम के खिलाफ ही क्यों नहीं उठे। साथियों, दुख का विषय। और आज मैं तमाम पुलिस अधिकारियों को यह वीडियो शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को मैं ट्विटर पर शेयर कर रहा हूं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूं, तमाम पुलिस अधिकारियों को शेयर कर रहा हूं। देखता हूं कोई तो एक ऐसा अधिकारी निकले जो इन मामलों पे संज्ञान लेना जानता है कि भले ही हम पुलिस की वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन हमारी भूमिका है कि पीड़ित को इंसाफ मिले। क्योंकि अनुसंधान अधिकारी, जिनको अनुसंधान अधिकारी बनाया गया है, वो प्रधान आरक्षी है, हेड कांस्टेबल साहब है। और वो हेड कांस्टेबल साहब चाहकर भी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं कर पा रहे। मेरे पास रेगुलर व्हाट्सएप मैसेजेस है, टेक्स्ट मैसेजेस है कि कब मैंने इस मामले के अंदर मैंने उनसे अपडेट लेने की कोशिश की, लेकिन अपडेट बिल्कुल भी नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हम भी कभी नहीं सोचते हैं कि इस मामले में गिरफ्तारियां हो, कोर्ट में कार्रवाई आगे बढ़े। हम तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को उनका पैसा वापस मिल जाए, भले एफआईआर पेश हो, वो एफआईआर स्वीकार कर ले। वैसे तो कहा जाता है कि पैसा देने से अपराध खत्म नहीं हो जाता, लेकिन थानेदार बनाने के नाम पे जो ये फ्रॉड किया गया, क्या ये फ्रॉड पहला है? क्या ये फ्रॉड किसी और जिले में नहीं हुआ? क्या इस प्रकार के फ्रॉड लोग और नहीं कर रहे हैं? और जब सिस्टम में बैठे हुए लोग ही इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो इंसाफ से लोगों का भरोसा उठना लाजमी है। साथियों, क्या कहना है आपका? कमेंट्स में इंतजार करूंगा मैं आपके कमेंट्स का, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, धोखाधड़ियां बढ़ रही है। हमारी उदयपुर पुलिस स्टेट के खिलाफ जो भी अपराध हो उसमें बड़ी तल्लीनता के साथ काम करती है। चाहे हम किसी रॉबरी की बात कर दे, डकैती की बात कर दे, मर्डर की बात कर दे, लूटपाट की बात कर ले, चोरी की बात कर ले, बड़ी तल्लीनता के साथ काम करके 2-4-8 दिन के अंदर अच्छे से अच्छे आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन 420 और 406 का जो अपराध है वो भी तो राज्य के खिलाफ है। लेकिन जब भी हम 420 और 406 के केस में हम देखते हैं तो कई मामलों में हमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर मिलती है, और फिर उन पीड़ितों को लड़ना पड़ता है कोर्ट में आकर प्रोटेस्ट के लिए। क्या ये इंसाफ है? क्या ये भरोसा है? अगर ऐसा भरोसा है तो फिर लोग क्यों कानून की चौखट पे आएंगे? खैर, एफआईआर भी दे दे पुलिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोर्ट है। क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती है, पुलिस नहीं सुनेगी, तो कोर्ट है। उस चीज की बात नहीं है। लेकिन आज ये बात साझा कर रहा हूं मैं उदयपुर के तमाम लोगों के सामने कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि जब सिस्टम में बैठे हुए लोग इस तरह की बात करेंगे और सिस्टम के लोगों को बचाने का प्रयास किया जाएगा, 18 महीने तक 420 और 406 की एफआईआर में कार्रवाई नहीं होती है, तो सवाल उठता है सिस्टम पे, पुलिस अधिकारियों पे, पूरे पुलिस महकमे पे। क्या एसपी साहब को जानकारी नहीं थी? क्या डीवाईएसपी साहब को जानकारी नहीं थी? क्या पुलिस अनुसंधान अधिकारी को मालूम नहीं है? या वहां पर जो सीआई अपॉइंट है उनको जानकारी नहीं है? उसके बावजूद भी उन फाइलों पे धूल जमी हुई है और एफआईआर देने की तैयारी की जाती है। क्या आप पीड़ितों के साथ नहीं है? क्या आप पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो? तो कोई वर्दी पहनने का आपको अधिकार नहीं है। साथियों, क्रोध लाजमी है, बोलना पड़ता है, क्योंकि बात जब सिस्टम के खिलाफ आती है, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। और इस बुलंद आवाज को आपके सहयोग की जरूरत है, आपके सहयोग, क्योंकि किसी आरोपी की पैरवी करने के लिए हम कभी नहीं जाते। हम किसी पीड़ित के साथ यदि नाइंसाफी होगी तो हमारी आवाज हमेशा बुलंद होगी। और इस मामले को निपटाने के लिए चेक भेजे, और वो चेक भी एडिशनल एसपी साहब की वाइफ के थे, वो भी बाउंस हो गए। साथियों, सोचना है किस तरीके के साथ युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और धोखाधड़ी कहां हो रही है? थानेदार बनाने के नाम पे। अभी जो थानेदार पकड़े गए, लोगों का भरोसा, रात दिन आंखों में तेल डालकर युवा पड़ता है, उम्मीद करता है कि मेरी मेहनत
जाया नहीं होगी और मुझे सिलेक्शन मिलेगा। और वहां कुछ ऐसे लोग सिस्टम को सेंध लगा रहे हैं। साथियों, वीडियो को शेयर करें और क्या कहना है आपका जरूर करें। अधिक से अधिक शेयर की उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और एक बात और कहूंगा, इस मामले में चुप नहीं बैठेंगे। राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेकर सीएम पीएम हर पोर्टल पर अब इस वीडियो को अपलोड करने के साथ में इस पर एक शिकायती पत्र जारी होगा जहां इंसाफ की उम्मीद की जाएगी और नहीं मिलेगा तो न्यायालय तो है ही। धन्यवाद।